पहले तो ओके आप सभी को बहुत थैंक्स, आप सभी के बीच में हमको बुलाया। बड़ी हिम्मत रखनी पड़ी हम क्योंकि समझते हैं। जब जब दादी की बातें सुनाते हैं, दादी की याद आती है तो थोड़ा इमोशनल हो जाती थी। लेकिन आपने इतनी सारी बातें बताई सभी को। मैं तो समझती हूँ जितना हमने किया वो बहुत कम किया। हम यही समझते थे कि आगे चल के भी हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद ड्रामा में मंजूर नहीं था। आज रविवार है और दादी हर दिन का महत्व सुनाया करती थी। तो आज संडे का खास दादी कहती थी कि सन शोज फादर, फादर शोज सन। ये हमने दादी की लाइफ से प्रैक्टिकल देखा। संडे इसलिए विशेष रहता था क्योंकि दादी ने अनेक सिस्टम विदेश में आके शुरू किया। और वो एक सिस्टम ये था कि रविवार के दिन सारा परिवार इकट्ठा होता है। जो भी छोटे छोटे आसपास सेंटर्स थे, जो यूकेस में सेंटर्स थे, सब बाबा के बच्चे लंदन जो मेन सेंटर पर आते थे और दादी सभी को मिलती थी। तो आज सुबह से हमारी आदि मदी अंत की सारी बचपन की बात याद आ रही थी कि ये सोच रही थी ये किसने ये सब खेल रचाया। जो दादी का गीत बहुत पसंद था, हमने देखा कि कैसे कैसे बाबा ने कोने कोने से बाबा ने एक एक के चुनकर अपना बनाया। जो आज की मुरली में भी बाबा ने डबल विदेशियों को याद किया, कैसे स्नेह से सब बाबा के पास आए, वो हमने दादी से देखा। दादी को जो नए हैं शायद नहीं मालूम है कि दादी का कोई संकल्प नहीं था विदेश में आने का, ना कभी सोचा था कि वो कभी विदेश जाएंगी। ये तो दीदी की, बड़ी दीदी की, बड़ी दादी की, जगदीश भाई, इन सब का सोच था कि एक इंटरनेशनल सेंटर होना चाहिए और दादी को लंदन जाना चाहिए सेवा करने के लिए। जो बाबा ने खुद अव्यक्त बाप दादा ने दादी को बुला के कहा कि आपको लंदन जाना है, तो दादी हमेशा हाजी का पाठ ही बजाया है। लेकिन दादी ने एक प्रश्न पूछा बाबा को कि वहां जाके मैं क्या करूंगी, मेरे को भाषा तो आती नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वहां जाके मधुबन का मॉडल बनाना है। तो वो मधुबन का मॉडल बनाने के लिए दादी लंदन आई। जब शुरू इतने कई साल पहले जब लोग विदेश आते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, एक क्योंकि इजी नहीं होता था विदेश आने का। तो जब कोई सुनते हैं कि विदेश जाना है या ये विदेश जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात थी। सोचते थे कि वहां तो बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, लंदन तो बहुत ऐसी रिच प्लेस है। लेकिन जब दादी विदेश आई
लंदन जब आई तब आपको मालूम है शुरुआत का समय था, सिर्फ एक छोटा सा रेंटेड कमरा लिया था रेंट पर। उस समय जयंती दीदी थी, डॉक्टर निर्मला थी और उषा बहन। जब दादी आई थी तब कोई भी साधन नहीं था उस समय, लेकिन देखो दादी ने कैसे वो ग्राउंड प्रिपेयर किया। बाबा ने भेजा है ना उनको। तो जब यज्ञ की शुरुआत में भी जब बाबा ने इन्हों को सब जगह सेवा पर भेजा, तब भी तो कोई सेंटर नहीं था। कैसे कैसे स्थानों पर दादियां, सब दादियां रह के सेवा शुरू करवाई। सब जगह कैसे कैसे सेंटर शुरू हुए। आप सभी ने कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन दादी की कहानी जो लंदन में आके, जो कोई सोने के लिए खटिया भी नहीं था, उसी समय सोच रहे थे कि दादी को कहाँ सुलाएंगे। एक ही कमरा था। तो बाहर में विदेश में ऐसा होता है, कोई चीज नहीं चाहिए, कोई फर्नीचर तो बाहर रख देते हैं, शॉप्स में दे देते हैं, सेकंड हैंड शॉप। तो वहां से एक दरवाजा उठा के टेनिसन रोड पे लेके आए और उस दरवाजे के 4 पहिया लगाए। तो आप सोचो, दादी उस दरवाजे के ऊपर, दादी रात को सोती थी, जो खटिया होता था उसका, और सुबह उठ के अमृत वेला करने के लिए, मुरली सुनाने के लिए वो एक संदली बन जाती थी। कहाँ भी शुरुआत होता है, एक दुकान भी खोलनी होती, कोई बिजनेस खोलनी होती है तो ग्राउंड लेवल पर चालू करते हैं। पहले तो एक मंदिर रखते हैं, उस मंदिर में दिया करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब बातें करते हैं कि ये कार्य सफल होए, अच्छा होए, हमारी दुकान अच्छी सी चलने लगे। तो दादी क्या करती थी, जब जयंती बहन और बहनें जब एक्सिबिशन रखते थे, वहां से लोग कोर्स करने के लिए आते थे, तो दादी वहां बैठ जाती थी योग करने के लिए, एक वायुमंडल बनाती थी। तो शुरुआत में दादी का तपस्या में ही समय सारा था, ग्राउंड लेवल प्रिपेयर करना था, और वो किया तपस्या से। जो भी आते थे, दादी भले कोई और कोर्स करा रहा है, लेकिन दादी वहां बैठ के उनको वाइब्रेशन देना, एक अच्छा सा वायुमंडल बनाना और स्नेह देना उन्हों को जो आते थे। जैसे आज बाबा ने बोला ना, किस स्नेह से सब आए हैं। तो इस रीति से दादी के आने से कितना जल्दी में जल्दी वृद्धि शुरू हो गई। एक दादी के पावरफुल संकल्प से, दादी का इतना योग पावर था, एक बल था, जो सेवा शुरू हुआ। और फिर जैसे जैसे वृद्धि होती गई, तो ऑटोमेटिकली वहां जो जहां दादी रहती थी, तो ऊपर काले लोग रहते थे। तो काले लोगों के साथ एक किचन शेयर करने का, एक ही बाथरूम था, उनको साथ शेयर करना था। तो आप इमेजिन कर सकते कि ऐसे जगह पर दादी रही थी, उनका खाना कैसा था। लेकिन दादी के योग तपस्या से ये धीरे धीरे सारा वो लोग चले गए और फिर वो बाबा का स्थान बनता गया। तो किस रीति से दादी ने ये चालू किया, कोई और होता तो आज भी हम समझते, कोई भी कमी थोड़ी बहुत होती है तो हम कितना अपसेट हो जाते कि हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। जैसे हमारे अंदर कोई सहन शक्ति नहीं होती है, तो ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन दादी ने जीरो से जो स्टार्ट किया, और जो योग बल था
उससे बहुत फास्ट सेवा शुरू हो गई। और दादी तो उस समय खुद खाना बनाती थी, कोई बनाने वाला थे ही नहीं, तो जो 2-3 बहनें थे वो ही बनाते थे। तो मैं अपनी बात सुनाती थी कि जब हमने शुरू किया ज्ञान में आने से, देखो एक छोटी सी कुमारी जो कोई भगवान की खोज में भी नहीं थी, ना कोई आध्यात्मिक की खोज में थी, ना कोई ऐसी बुक्स में पढ़ती थी। मेरी जीवन में उस समय 3 चीज़ें था, एक स्कूल, एक घर और एक टेलीविज़न। ये 3 चीज़ें मेरी जीवन में था और कुछ भी नहीं। मैं स्कूल में भी जाती थी तो जैसे स्कूल कॉलेज में सहेलियां रखते हैं, फ्रेंड्स रखते हैं, तो उस रीति से हम कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि संग का रंग लगता है, कंपनी खराब होती है तो फिर आपको पता है कि कैसे बच्चे बन जाते हैं। तो ना हम कभी रेस्टोरेंट में जाना, ना कभी सिनेमा में जाना, ना कभी बाहर लड़कियों के साथ शॉपिंग में जाना, ये कोई हमारे अंदर आदत नहीं थी शुरू से। मैं बहुत एक होमली पर्सन थी, जो यज्ञ में आने के लिए मेरे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। और जब हम शुरू में आए तो हमको ज्ञान ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा जो सुनाते थे तो वो जो नॉलेज था तो और कहाँ से सुनी नहीं थी। तो एक्चुअली मैंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन मुरली सुनते मैं कैसे सेंटर पर आने लगी। और पहली बार जब हमको बड़े सेंटर पर लेके गए तो उन बहनों का हमको पहले से परिचय दिया था कि वहाँ ऐसे दादी है, 2 बहनें हैं। तो हम शुरू में आए थे तो सुदेश में क्लास कराती थी तो हमको बहुत अच्छा लगता था। इतनी हिंदी तो नहीं आती थी लेकिन हमको ट्रांसलेशन मिलता था इंग्लिश में। और फिर जब हम दादी को पहली बार क्योंकि अभी तो ऊपर नीचे क्लास एक ही घर में ऊपर अपस्टेयर्स था और नीचे था, तो ऊपर क्लास चलती थी और नीचे आते थे। तो हम जब गुरुवार का दिन पर लेके गए थे तो हम जब क्लास पूरा करके नीचे आए, हम पहली बार दादी को मिले तो ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं कोई स्ट्रेंज प्लेस में आई हूँ, या एक छोटा सा, मैं तो पहले यही इमेजिन कर रही थी यूनिवर्सिटी माना बहुत बड़ा स्थान होगा, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन जब आके देखा तो ये छोटा सा घर था। हमारा लौकिक घर से भी ये बहुत छोटा था। तो फिर भी मेरे को वो कुछ फीलिंग ऐसी कोई नहीं आई। और जब दादी को देखा तो बहुत अट्रैक्शन हुआ। दादी खुद अ, अपने हाथ से हमको भोग दिया और फिर जो निमित्त जो हमको लेके गए थे उनको बोला कि आप रविवार के दिन पे भी इनको लेके आना। तो इस रीति से फिर हमारा जैसे आना जाना होता रहता था गुरुवार के दिन और संडे के दिन। संडे के दिन मोस्टली सब परिवार लोग सब इकट्ठे होते थे और दादी क्लास कराती थी। मुरली अलग-अलग स्थानों पर होता था, इंग्लिश मुरली, हिंदी मुरली, ऊपर नीचे, क्योंकि और तो कोई स्थान था ही नहीं। तो ऊपर इंग्लिश मुरली चलती थी, नीचे हिंदी मुरली चलती थी। तो देखो जैसे-जैसे समय बीतता गया तो क्लास भी बड़ी होती गई, तो उनको एक दूसरी जगह लेनी पड़ी। तो वहाँ बाबा भवन, फिर दूसरा स्थान उन्होंने खरीद किया। दादी वहाँ रहने के लिए गई
और वृद्धि इतनी हुई कि जो टेनिसन रोड में जो शुरू में जो भाई बहने आते गए, तो वो आज सारे कंट्रीज के निमित्त बन गए। कैसे जब वो लोग आते थे तो बड़ी बड़ी दादियां थी, ऐसे अंग्रेज लोग थे जो आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इनों का कभी परिवर्तन हो सकता था। लेकिन दादी का प्यार, दादी का योग बल, वहां का जो वाइब्रेशन उन्हों को कैसे खींच खींच के वहां लेके आता था। तो दादी ने उनको इतना प्यार दिया, जैसे कि डेनीज बहन आज भी कितनी बड़ी हमारी वरिष्ठ वेस्टर्न बहन बन गई, और केन था, चार्ली था, एंटनी था, आज कितना एक देश चला रहे हैं। तो ये सब दादी की मेहनत शुरू में जो हुई, फिर उसके बाद तो फिर बाबा भवन में भी जब दादी शिफ्ट हुई, हम तो लौकिक घर में ही रहते थे, लेकिन हम आना जाना करते थे। तो आना जाना करते थे तो दादी देखती थी संडे के दिन कि बहुत सारी कुमारियां, कोई नॉर्थ लंदन से आती है, कोई ईस्ट लंदन से आती है, कोई साउथ लंदन से आती है, और मैं वेस्ट लंदन से आती हूँ। तो दादी सब कुमारियों को देखती थी। तो ऐसे देखते देखते दादी का संकल्प आया होगा कि इनको किस रीति से इकट्ठा करे। तो दादी ने बहुत ही युक्ति से, अ, दादी ने तो जैसे पंजाब में भी थी तब 12 कुमारियां तैयार की, तो दादी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कुमारियों को अपना बनाने में। तो लंदन में भी जब हम कुमारियों को देखती थी तो दादी हमको हमको बोला कि आप है ना शुक्रवार को बाबा के घर में रहने के लिए आओ। शुक्रवार रहना, शनिवार रहना, और संडे माँ आती है तो उसके साथ चले जाना। तो इस रीति से कैसे हमारा ग्राउंड प्रिपेयर किया। हमको कोई पता नहीं था कि हम कभी समर्पण भी इस रीति से होंगे। तो हमको तो बोला तो हम तो सब बहनें इकट्ठी होती थी शुक्रवार के दिन। तो वहां दादी ने, जब हम आते थे तो सारी यज्ञ की कहानियां सुनाना, इतना प्यार देना, स्नेह देना, हमको अपनापन की फीलिंग जो थी, जो हमको बहुत अच्छा लगता था। अनेक सेंटर पर जैसे कुछ भी होता था वो हम सीखते थे। योग बटिया रखते थे बाबा भवन में, निमा शाम का योग रखती थी दादी, तो उसमें हम जाते थे। तो दादी इस रीति से हमको बहुत संकल्पों से भी बहुत हमको खींचती थी, जो हम ऑटोमेटिकली अंदर से फील होता था कि नहीं, हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि हम दूसरा वीकेंड कब आए तो हम चले जाए वहां। तो इस रीति से हमारा कई साल सेंटर पर जाना हुआ। वहाँ बहनों से बहुत नजदीक आ गए, और दादी को भी बहुत नजदीक से देखने को मिला कि दादी तो बहुत व्यस्त रहती थी, क्योंकि उस समय वेस्टर्नर्स बहुत पैदा होना शुरू किया था। तो उस समय दादी ने जब देखा कि इतने वेस्टर्न पांडव थे, इतने वेस्टर्न बहनें भी इकट्ठी होती गई थी, तो दादी ने भी कैसे इनों का भवन बनाना शुरू किया। जैसे भाइयों के लिए पांडव भवन, वहां उस स्थान पर जैसे 7-7, 8-8 पांडव रहते थे, तो उसका नाम पांडव भवन रखा था। फिर बहनें जो पैदा होती थी, वेस्टर्न सिस्टर्स, उनके लिए दादी ने एक शक्ति भवन बना के दिया, जो एकदम बाबा भवन के नजदीक में था। ऐसे पवित्र भवन बनाया दादी। तो ऐसे छोटे छोटे दादी भवन्स बनाती गए। और जैसे
कोर्सेज होते गए, लोग आना शुरू किया और जैसे बहुत परिवार बढ़ता गया। पहले क्या था टेनिसन रोड में और फिर बाबा भवन में बहुत जैसे वृद्धि बहुत हुई। तो दादी ने प्रोजेक्ट शुरू करवाया। एक प्रोजेक्ट था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। वो 1986 में वो प्रोजेक्ट सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ सब जगह। तो मैं घर में थी तो हमको जयंती बहन का फोन आया कि आपकी बहुत आप आ सकती है एक सप्ताह, हमको यहाँ बहुत मदद की जरूरत है। तो हमने तो ऐसे कोई सोचा नहीं, हमने बोला ठीक है मैं घर में पूछ के फिर बताती हूँ। तो उस रीति से हम घर में छुट्टी लेके वहां एक सप्ताह के लिए गए। तो हमको दादी ने ऑफिस में वहां की जो मिलियन मिनट्स ऑफिस है वहां रखा और हमको बोला गया कि आप लौकिक कपड़े ही पहनना, क्योंकि कोई भी बाहर का कांटेक्ट व्यक्ति कोई आता है या कुछ होता है तो अच्छा रहता है, ये नहीं समझे कि ये कोई कल्ट है। तो उसी रीति से हम वहाँ सेवा करने जाती थी और दादी गुरुवार के दिन आती थी, भोग खिलाती थी, हमको पालना जैसे ऑफिस वालों के साथ बैठ के सारा पूछती थी कि सेवा के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, क्या हो रहा है। तो उसी रीति से दादी बैठ के एक एक को मिलती, जल पिलाती, भोग देती। तो इस रीति से बहुत हमको पालना मिली दादी से। तो देखो दादी की युक्तियां कैसे। अ, फिर एक सप्ताह हो गया, हमने बोला कि दादी अभी हम घर जाएंगे। तो दादी ने कहा इतनी सेवा अभी बहुत सेवा पड़ी है, मदद की भी जरूरत, थोड़ा रुको। तो उस दिन से फिर हम थोड़ा रुके, फिर तो कभी मुड़ के लौकिक घर को देखा ही नहीं। तो कैसे इस रीति से दादी ने हम सब बहनों को जैसे हमको पता भी नहीं चला कि हम समर्पण हो गए हैं। कोई संकल्प भी नहीं था कि एक दिन हम समर्पण होंगे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था समर्पण होने का, लेकिन दादी ने कैसे करवा दिया। जैसे बहुत अभी सोचते हैं तो ये सब गॉड्स प्लान था, प्रभु की लीला हम देख रहे थे। तो उस रीति से फिर दादी ने भी हमको बाबा भवन में अपने पास रहने के लिए बुलाया। बहुत सारी कन्याएं थी, कोई टेनिसन रोड में रहा, कोई स्थान पर रहा, लेकिन हमको पर्सनली बाबा भवन में रहने के लिए बुलाया। वहां भी आ, हमको बोला गया कि कोई स्पेयर खटिया नहीं है तो आप पट पर सोएंगे। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी दादी का सुना था कि इस रीति से दादी रही है तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत इजी था। लेकिन थोड़ा डर लगता था हमको, क्योंकि सब ऊपर अपस्टेयर्स में सब रूम में सोते थे और मैं नीचे अकेली क्लासरूम में सोती थी, तो मेरे को डर लगता था। तो मैं लाइट चालू करके सो जाती थी। तो उस रीति से हम रहने लगे, लेकिन बहुत ही जैसे एक्टिविटीज में जो वहां होता था तो इन्वॉल्व हो गई मैं। तो उस समय मैं कोई ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन हिंदी भी इतनी मेरी वो नहीं थी कि मैं तो जयंती बहन ने कहा आप यहाँ रह रहे हैं तो हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दादी तो इंग्लिश जानती नहीं है। तो उस रीति से हम फिर रह रह के कई बातें दादी से सीखते गए। हम दादी को देखते थे कि दादी की जो एक्यूरेसी थी हर बात में, जब सब खुद कर लेती थी। वो ऐसे नहीं कि जैसे कोई मिलने आता था तो सिटिंग रूम में कभी कुशन भी इधर उधर होता था तो दादी खुद कर लेती थी ठीक।
कोई बेडरूम में ऊपर नीचे चीजें हो जाती थी तो दादी को एकदम बेडरूम ऐसे चाहिए था जैसे एक योगी का रूम हो। दादी हमेशा ये सिखाया है कि कोई भी रूम में आए तो ऐसे क्लटर ना होना चाहिए, एक योगी का रूम दिखना चाहिए। तो आज दिन तक चाहे दादी बाबा भवन में, चाहे ग्लोबल हाउस में रही, चाहे मधुबन में रही, दादी का हमेशा कमरा ऐसे ही रहा है जैसे कि बाबा का कमरा। तो उस रीति से दादी की जो एक्यूरेसी थी हर बात में, वो हमने पिकअप करना शुरू किया। और कई बातें दादी ने जो सिखाई हमको, पहली बात तो ये सिखाई थी जब हम बाबा भवन में शुरू किया रहने का। दादी ने ये बोला कि यहाँ कि एक बात ध्यान पर रखना कि इस 4 दीवार के अंदर जो भी चर्चा चलती है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस रीति से हमने दादी में हमें बहुत विश्वास बिठाया कि मेरी मम्मी कभी मेरे को कभी संडे के दिन में देखती थी तो दादी, अभी माँ तो माँ होती है, कभी मूड कैसा है, कभी मूड कैसा है, तो हमको पूछती थी कि सब ठीक है ना, तो हम बोलते थे हाँ सब ठीक है। हम अगर किसी के साथ अपसेट भी हो जाते थे लेकिन हम बताते हाँ सब बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। तो हम उसको फीलिंग भी नहीं आने देते थे कि कुछ किसी के साथ हुआ, या क्योंकि बचपन के दिन थे तो मूड स्विंग्स होता था, बचपना होता था, संस्कार कैसे होता था। तो इस रीति से एक लौकिक घर में भी बांस नहीं आने दिया कि कुछ हुआ है या कुछ हो रहा है। तो इस रीति से दादी में विश्वास बिठाया। और फिर जो भी बात ट्रस्ट, दादी ने हमारे ऊपर ट्रस्ट बहुत रखना शुरू किया। ट्रस्ट और फेथ जो भी करते थे तो एक्यूरेसी से करते, तो दादी में फेथ बैठ गया कि ये करेंगी तो अच्छा ही करेंगे। और दादी हमेशा हमको यही सिखाया है कि जो भी कार्य करो दिल से करो, अगर नहीं होता है तो नहीं करो, लेकिन ये नहीं कि आधा दिल से आधा दिमाग से करो और वो काम बिगड़े। करना है तो पूरी रीति से करना है। तो ये हमने दूसरी बात दादी से सीखी कि एक्यूरेट करना है, करेंगे तो अंत तक पूरा उसका करना है, अधूरा पे नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम अधूरे पर छोड़ेंगे तो अनेकों का संकल्प चलेगा और हमारे ऊपर बोझ आएगा। तो ये भी हमको नहीं करना। तो माइन्यूट से माइन्यूट बातें दादी के साथ रह के सीखने को मिला। और सच्चाई जो दादी इसके ऊपर बहुत फर्म थी कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, एक झूठ नहीं बोलने का, चोरी नहीं करने का, और दूसरा डिसीव नहीं करने का। तो ये 3 चीजें दादी हमेशा अपनी क्लास में सुनाती थी। और कोई भी बातें होती थी हमारी क्लास में चलती थी, डायरेक्ट दादी कभी डायरेक्ट नहीं कहते थे, जो भी कहना है अपनी क्लास में कह लेती थी। तो व्यक्ति को लगता था कि क्लास आज हमारे ऊपर चली। चाहे कोई गुस्सा कर लेता था तो गुस्सा के ऊपर क्लास चलता था, कोई चोरी करता था तो चोरी के ऊपर क्लास चलता था, कोई मूड स्विंग होता था तो उसके ऊपर दादी, क्योंकि दादी डायरेक्ट हमको बोले तो शायद हम हजम नहीं कर पाए, तो इनडायरेक्टली जैसे क्लास में दादी का हमेशा ये रहता था कि क्लास चलती थी तो हमारे लिए पर्सनल चल रही है ये क्लास। तो इस रीति से हम दादी के साथ रहना शुरू किया। और हमारी शुरू से थोड़ी केयरिंग नेचर थी, क्योंकि हमारे जो निमित्त थे जो हमको ज्ञान में लाने वाले
उनका काफी बुजुर्ग थे, तो उनको कैंसर भी था। तो कैंसर के हिसाब से वो अपनी कुर्सी लेके चलते थे, उसकी कुशन था, एक कुर्सी और एक कुशन। तो मैं जब लौकिक घर में से आती थी सेंटर पर, तो मैं उनको मदद करती थी कि मैं उनकी कुर्सी और कुशन उठा के एकदम क्लास के आगे रख देती थी। क्लास में जब आते थे तो सब, जैसे सारे ब्राह्मण परिवार लंदन में पता था कि ये बाल्की हाउंसलो से आते थे, इस भाई को लेके, तो उसकी कुर्सी एकदम क्लास के आगे रख देती थी फ्रंट सीट में। तो वो लोग सब देखते थे और फिर मैं कुर्सी उठा के उसको मदद करती थी। उसको हर रीति से, बुजुर्ग था तो इस रीति से मेरा बहुत केयरिंग नेचर था। तो मैं दादी का भी देखती थी कि कहाँ कहाँ दादी को मदद की जरूरत है। उन दिनों में दादी जयंती बहन के साथ बहुत ट्रैवल करती थी, हर जगह ट्रांसलेशन के ख्याल से। वो जहाँ भी जाती थी दादी, कहीं ना कहीं दादी बीज बो के आती थी, जो वहाँ सेंटर खुल जाता था। तो उस रीति से जयंती बहन का जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वो सारी कारोबार जाने समझे जो पैदा होते थे, तो उनके साथ कनेक्शन में आने का, ईमेल द्वारा उनके साथ कनेक्शन रखने का। तो मैं देखती थी कि दादी तो 8-12 मास ट्रैवलिंग करती है, तो दादी का हर रीति से पैकिंग करना, उनका टोली, दादी बहुत ले जाती थी। सबको पता है कि टोली देने में दादी बहुत फेमस है। तो टोली देने में, सौगात पैक करने में, तो लेकिन दादी हमको हमेशा अंडरलाइन कराती थी, भले आप मेरे को खाना नहीं दो लेकिन मेरे को लिटरेचर जरूर देना। तो उस रीति से हम उनका लीफलेट्स रखती थी तैयार। और टोली अलग सी, जैसे कि एयरपोर्ट पर दादी टोली देती थी, फ्लाइट में टोली देती थी, फ्लाइट अटेंडेंट्स को, क्रू को लीफलेट्स देती थी। तो ये सब बातें मैं तैयार करके दादी को देती थी। तो इस रीति से जयंती बहन जाती थी। उनका जिस जिस जितना मैंने दादी का संभाला उतना ही मैंने जयंती बहन को भी उस रीति से रिस्पेक्ट रिगार्ड से उनका भी सारा पैकिंग करवाती थी। तो दोनों का साथ साथ ट्रैवलिंग का हम कर लेती थी। उस समय जैसे यहाँ ब्राह्मणी ब्राह्मणी करते हैं, तो वहाँ कोई ऐसे टाइटल नहीं होता था ब्राह्मणियों का कि ये इसकी ब्राह्मणी है, ये नहीं होता था। हम सब मददगार है, हम सब मिलके मदद करते हैं। तो इस रीति से हम चलते थे। तो ब्राह्मणी शब्द तो वैसे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। और दादी के दिनों में जो ब्राह्मणी शब्द था, वो दादी जब कहती थी कि चंद्रमणि दादी मेरी ब्राह्मणी थी, तो वो शब्द जैसे टीचर के रूप, वो ब्राह्मणी होती थी टीचर, और इस ब्राह्मणी होती थी जैसे सब कुछ छोटा मोटा काम करना, इस रीति से। तो मैं तो दादी को सारा इस रीति से मदद करती थी और इन्हों को भेजती थी। फिर दादी की तबीयत धीरे धीरे जैसे नाजुक होती गई, दादी बीमार होती थी। और दादी का ऑपरेशन भी, दादी को जैसे गोल ब्लैडर निकाल दिया था, दादी का आर्टरीज ब्लॉक था तो स्टेंट डाला था। तो उस रीति से हम काफी उनका पर्सनल केयर करती थी। तो उन्होंने फिर समझा कि हंसा को ले जाना बहुत जरूरी है तबीयत के हिसाब से। तो दादी हमको, दादी भी कभी भी हमको ब्राह्मणी के रूप में नहीं देखा। दादी हमेशा हमारी उन्नति को ही देखा था। तो उस रीति से हम दादी के साथ ट्रैवलिंग शुरू किया। और हमने जब ट्रैवलिंग शुरू किया तो पहले देखो कोई बैठ के कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन देख देख के हम सीखते हैं।
एक एक दो बारी गई तो हमने देखा कि ये इतने साल दादी ने ट्रैवल किया तो भोजन किस रीति से खाती होती, क्योंकि उन दिनों में कोई भारतवासी ही नहीं थे कोई सेंटर पर। तो जो वेस्टर्नर्स थे वही खाना बनाते थे, वही खाना खिलाते थे। तो ये जब मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा अंदर से फील हुआ कि नहीं, अगर मैं जाती हूँ तो दादी के लिए मैं थोड़ा अलग सा खाना बनाऊं। तो वहाँ कई चीजें होती नहीं थी, तो मैं दादी के किट बैग, ट्रैवलिंग बैग बनाती थी। उसमें हम जैसे आटा, रोटी का आटा लेके जिप लॉक में रोटी रोटी का आटा लेके जाती, एक किट बैग में रखती थी। मूंग दाल वो जिप लॉक में रखती थी। एक मसाला का डब्बा बनाती थी, तो वो मसाला का डब्बा होता था। और एक छोटा सा वो प्रेशर कुकर वो भी लेके जाती थी। और एक बेलन लेके जाती थी, पतला सा जो गुजराती बेलन है, वो भी हम लेके जाते थे, ताकि वेजिटेबल्स तो हर देश में मिलता ही है। तो कुछ भी है तो मैं दादी को थोड़ा तो अपना भारतीय रीति का खाना थोड़ा खिला सकूं। तो ऐसे कोई मासी का घर नहीं था दादी के साथ भी ट्रैवल करने का। पहले तो हम इतना टोली उठा उठा के, जैसे 7 किलो टोलियों का होता था, लिटरेचर होता था, उनका खाना होता था। और हम दादी देखो, इकोनॉमी की बात होती है तो दादी ने इस पर बहुत ध्यान दिया। 20 साल हम इकोनॉमी में ट्रैवल किया है दादी के साथ। उस समय हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं चला कि दादी बिजनेस में बैठती है तो मेरे को क्यों नहीं बिजनेस में बिठाते हैं। आजकल ब्राह्मणियों को होता है कि जहाँ दादी होती है तो हमको भी उसी रीति से रहना है। हमारा कोई इस रीति से फीलिंग कभी आई ही नहीं है हमको कि हमको बिजनेस में बैठना है। बस दादी कंफर्टेबल रहे वही हमारा शुरू से फोकस था। लेकिन दादी का हर चीज हम लेके जाते थे। जैसे भी एक कपड़े के सेट रहता था दादी का, जब हम जाते थे दादी के साथ, तो एक ट्रॉली बैग रहता था, एक खाने की बैग रहती थी और एक टोली बैग रहती थी, 3 चीजें रहती थी। तो दादी का अलग सा ब्लैंकेट भी मैं उठाती थी कि मैं फ्लाइट की ब्लैंकेट नहीं उठाऊं, किसी के क्यों यूज किया हुआ दादी को ऊपर चढ़ाए। तो पहले तो मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बोल देती थी कि मैं दादी अ, इतनी उम्र की है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं इकोनॉमी में हूँ, मैं इस नंबर पर हूँ, तो मैं आना जाना कर सकती हूँ। रिस्पेक्ट से उनको पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो ना नहीं बोलते थे। तो उस रीति से हम दादी का बेल्ट बांध के अपनी सीट पर बैठ जाती थी। फिर जब जैसे प्लेन उड़ गया, सीट बेल्ट साइन बंद करते थे, तब मैं आके दादी की हमेशा ट्रैवल में, फ्लाइट में एक फोल्डर रहता था ईमेल्स का। हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आते थे सारे विदेश की। जो सेवा शुरू हुई तो लोग दादी को लिखते थे, तो पेपर्स में होता था। आज कल जो व्हाट्सएप में, आईपैड में, आईफोन में, वो समय ही नहीं था। ये पेपर्स में हम प्रिंट करके जयंती बहन देती थी कि दादी को फ्लाइट में पढ़ाना। तो दादी का चश्मा उस समय दादी को कंफर्टेबल करती थी। हमारी जो हैंड बैग होती थी वो मूड़ा बना देती थी, दादी का पाँव के नीचे रख देती थी ताकि दादी कंफर्टेबली बैठे। उसका फोल्डर देती थी ईमेल का और चश्मा देती थी। हम हमेशा सीट ऐसे लेती थी, आयल सीट के दादी को उतरना या मेरा जाना दादी के पास, दूसरों पैसेंजर्स को वो तकलीफ ना होवे। तो उसी रीति से दादी
एक एक सेकंड हमने देखा कि दादी का कैसे सफल कर रही है। जब दादी सेंटर पर भी होती थी, एक एक सेकंड किसी को मिलना, उनकी दिल लेना, उनको भाषण देना। दादी ने आज इतनी वृद्धि क्यों हुई? दादी ने बैठ बैठ के एक एक को पालना दिया। तो कोई ऐसे भी होते थे कि बहुत जैसे कठिन स्वभाव के, सेम बात घड़ी घड़ी दादी के आगे लेके आते थे, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन दादी को हमने देखा कि कभी दादी ने उम्मीद नहीं छोड़ा उन आत्माओं पर, कोई भी था। इस ऐसे तो सैकड़ों ऐसे थे। दादी का थका हुआ नेचर हमने कभी नहीं देखा। दादी अपना फर्ज समझती थी कि इनको मेरे को उठाना है, वो उठाती थी और इतना अपलिफ्टमेंट देती थी। और इतने साल दादी चली, तो दादी की भी हमने नहीं देखा कि दादी की खुशी कभी कम हुई। दादी की जैसे हम चलते चलते थक जाते हैं, सुन सुन के थक जाते हैं, क्लासेस सुन के थक जाते हैं, योग करके थक जाते हैं, ये दादी में हमने नहीं देखा। और क्योंकि अ, दादी हमेशा यही करती थी ना, अ, अपना गोद तो नशा चढ़े, तो वो बाबा के साथ कंबाइंड थी। तो अपना गो तो ज्ञान की रमन करना, ज्ञान में ही रहना, ज्ञान दान करना, योगदान करना, दादी की सारी जीवन यही मैंने देखा है। तो इस रीति से बाबा भवन में भी बहुत बैठ बैठ के पालना दी। जो फॉरेन में भी जो टीचर्स जो पैदा हुई, वो भी सब आती थी वहां बाबा भवन में। और दादी शक्ति भवन में, शांति भवन में, पवित्र भवन में उनको रख के इस रीति से बुला के पालना देती थी। जो आज कितनी सारी ऐसी हजार टीचर्स है, स्ट्रांग मजबूत बन गई है, जो आज दिन वो दादी की पालना, दादी को याद करते हैं। तो ट्रैवलिंग की बात जो चल रही थी, तो इस रीति से हम दादी को फ्लाइट में भी खिलाना, सब दादी को प्यार से जैसे सीट लंबी करके सुलाना। बहुत, मैं कभी हम आंखें बंद नहीं करती थी फ्लाइट में, वो बहुत जरूरी था। हम भी आयल सीट ले लेते तो घड़ी घड़ी में दादी को देखने जाऊं, घड़ी घड़ी पूछने जाऊं। तो एक दादी को तसल्ली होती थी, कंफर्ट होता था कि अ, जो ध्यान रखती हूँ इतनी। और फिर हम जब कोई भी स्थान पर पहुंचते थे, आप समझो एक ही कंट्री में हमने एक साथ तीन तीन कंट्रीज को में हमको जाना होता था, क्योंकि बाजू की कंट्री, फिर उसकी बाजू की कंट्रीज में। तो आप समझो दादी की उम्र, दादी की हेल्थ, एक जगह से हम पूरा करते हैं। जब उस जगह पर हम जो देश में पहुंचते हैं, आजकल हम लोग कहते हैं कि हमको जेट लैग हुआ। दादी कहती थी जेट लैग क्या होता है? दादी को पता भी नहीं था जेट लैग क्या होता है। वहां पहुंचते ही जैसे सब खड़े हो जाते थे, जैसे आप लोगों ने यहाँ भी देखा, सब आते थे। तो दादी तो पहले तो उनको सबको मिलना है, मैं मिलूंगी। तो हम उन्हों को बोलते थे दादी को फ्रेश होने दो, तो कभी दादी आंख दिखाती थी कि नहीं, मैं सभी को मिलूंगी, पहले सभी को बिठाओ। तो इतना सफर करके 8 घंटा 9 घंटा, आप इमेजिन करो, कोई ऐसा जवान भी नहीं करेगा, पहले तो सीधा अपने को लेटाएंगे। तो इस रीति से जेट लैग दादी का, टाइम डिफरेंस, तो वो भी वो नहीं देखती थी कि वहां लंदन का टाइम तो ये है और यहाँ का टाइम ये है। तो उस रीति से दादी अपनापन की फीलिंग जहां भी जाती थी, ये नहीं भासना आती थी कि दादी लंदन से आई है।
ऐसे फीलिंग देती है कि मैं वहाँ की ही हूँ। तो उस रीति से एक-एक को भाषण दे के सारा प्रोग्राम करके दादी कैसा भी स्थान था, कभी भी दादी के मुख से ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ कैसे रहेंगे। जब स्थान सचमुच आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य खाएँगे कि ऐसे-ऐसे स्थान पर दादी रही है। हम कभी-कभी होटल्स में भी रहना होता था, तो वहाँ भी दादी कैसे एडजस्ट होके रहती थी और एक स्थान से फिर छोड़ के सारी सेवा करके 3-4 दिन की सेवा करके दूसरे स्थान पे हम जाते थे। तो वो नहीं होता था कि दादी यहाँ से थकी हुई आई है और फिर यहाँ किस रीति से सेवा करेंगे, नहीं। इतनी ही फ्रेश होती थी जैसे कि अभी-अभी ये पहला ही उसका स्थान है, इस रीति से। इतनी अपने आप को फ्रेश रखती थी। ज्ञान से, योग से, अपनी बल से, जो भी है, हम कभी होता था कि अ, फ़ील होता था कि दादी को अभी यहाँ 3-4 दिन को सेवा करनी है। फिर वहाँ से छोड़ के तीसरा स्थान पे जाना, वहाँ भी इतनी फ्रेश रहते थे। कोई जेट लैग नहीं, कोई थकावट नहीं उसी रीति से दादी की सेवा हमने देखी। तो हम कहते थे कि कोई यंग पर्सन भी, कोई बिज़नेसमैन भी ऐसे नहीं करता था कि एक स्थान से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो इतने घंटे-घंटे हम फ्लाइट करके आते थे। तो उस रीति से हमने दादी का ध्यान रखा, ख़्याल रखा। फिर तो जैसे तबीयत ऊपर-नीचे होती गई, हम भी सीखते गए, क्या करना है, कैसे करना है। तो हम अंदर से कोई डर नहीं रहता था। अ, हम सीख लेते थे कि इस रीति से करना है। और वहाँ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया में तो फैमिलीज़ भी पेशेंट्स के साथ रह सकते हैं। तो वहाँ एक सिंगल कमरा रहता था और विज़िटर्स चेयर्स रहती थी। तो हम रिक्वेस्ट करते थे कि हम इसको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं इनकी डॉटर यहाँ रह सकती है, तो हमको बैठने देता था। तो रात-रात हम उस कुर्सी पर बैठ के जैसे झूठका मार लेते थे या इस रीति से हम दिन-रात दादी के साथ रहते थे उसको उस रीति से सँभाला है। तो वो जैसे अपने संस्कार बन गया था। दादी कभी नहीं थकती थी तो हम भी कैसे कह सकते कि हम थक गए। तो उस रीति से नींद भी कम मिलती थी। तो बहुत दादी ने अपने कर्मों से सिखाया। दादी इस रीति से करती थी तो हम क्यों नहीं कर सकते थे। तो ऐसे फॉरेन की सिस्टम जो टेनिसन रोड, बाबा भवन ऐसे ही जैसे ग्लोबल हाउस और जब इकोनॉमी की बात होती है, जैसे-जैसे वृद्धि होती गई, तो कुछ भी भंडारे में आता था तो अ, दादी कभी नहीं ये सोचा कि मैं लंदन के लिए रखूँ। हमेशा यज्ञ को दादी देखती थी कि कुछ भी है, मेरे को यज्ञ में भेजना है। जबकि कोई ऐसा स्थान भी हमारे पास परमानेंट बड़ा नहीं था कि हम पैसा इसके लिए इकट्ठा करें, नहीं। हम पहले कम्युनिटी सेंटर में 10 साल हम वहाँ कम्युनिटी सेंटर में क्लासेस करते थे। दादी अ, बड़ी-बड़ी क्लासेस वहाँ रहती थी। अलग-अलग स्कूल में हम जाते थे रविवार के दिन क्योंकि बड़ा कोई स्थान ही था तो कोई स्कूल में कभी कई स्कूल में इस रीति से हमारा इधर-इधर जाना रहता था। फिर दादी ने सोचा कि नहीं हमारी एक खुद की बड़ी जगह होनी चाहिए। इतनी वृद्धि हो गई है तो कुछ स्थान ऐसा बनाना चाहिए तब जाके ग्लोबल हाउस बना। लेकिन ग्लोबल हाउस बनते भी जब हमारे पास एक पेनी नहीं थी, जब दादी कहती थी कि हो जाएगा। दादी का कितना बाबा में विश्वास, अपन में विश्वास के नहीं,
आ जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। ये दादी का स्लोगन था कि हुआ ही पड़ा है। दादी जैसे बहुत दूरदर्शी थी, बहुत फार साइटेड थी। तो उस रीति से यज्ञ का भी ख्याल रखती थी। और साथ साथ आप समझ सकते हैं कि विदेश में जब सेंटर्स शुरू हुआ, वो बेचारे कैसे सेंटर्स को खड़ा करे। तो दादी फाइनेंशियली एक एक सेंटर्स को बहुत ही मदद किया है। दादी का शुरू से ये नेचर था कि अपने लिए नहीं रखती थी, इनको पहले याद, कहाँ डिफिकल्टी है वहां पहले भेजती थी। उस रीति से, ताकि क्योंकि वो लोग बेचारे काम पर जाए, फिर शाम को आए, खाना बना बना के जिज्ञासुओं को संभाले। तो ये भी तो दादी देखती थी कि कैसे कैसे ये लोग एक एक सेंटर अपनी सेवा को बढ़ाते हैं इसी रीति से। तो हमारे पास दादी थी इसलिए चिम चिम करके सेवा बढ़ती गई, फाइनेंशियली भी होता गया। तो इन बेचारों को कौन मदद करेगा? तो इस रीति से दादी की रख जाती थी, दादी उनको इस रीति से पालना देती थी। और जब लंदन में आते थे, दादी उनको टीचर्स बहनों को पालना देती थी, तो सेंटर के लिए भी कुछ लिफाफा उनको देती थी कि लो ये रखो। दादी इतनी निश्चिंत करती थी इन्हों को, हर व्यक्ति को, ये लिफाफे खुद उस सेंटर्स को देती थी। भले वो कहते थे नहीं दादी हम कर लेंगे, नहीं दादी कहती थी नहीं, आप रखो, आप काम आएगा। इसी रीति से बरकत पड़ेंगी, दादी हाँ ये शब्द है, बरकत पड़ेंगी। तो उस रीति से वो लोग जाके अपने भंडारे में ये दादी का लिफाफा डालते थे। तो सचमुच इसी से इंटरनेशनल सेवा शुरू हुई। तो हम जब कभी कभी दादी के साथ जाते थे तो हमको तो डर लगता था, क्योंकि दादी ने ये नहीं समझा कि मैं मेरे साथ ही हमेशा के लिए रहे, ये मेरी ब्राह्मणी है, इस रीति से हमको नहीं देखती थी। दादी हमारी उन्नति को देखती थी। तो दादी एक तो जगह पर हमारा बहुत बड़ा टेस्ट पेपर लिया, जैसे कि टर्की में हैबिटेट कॉन्फ्रेंस के लिए हम गए। तो दादी ने कहा कि हंसा यहाँ रहेंगी, ये सेंटर अभी खुला है तो हंसा यहाँ रहेंगी, हंसा को मैं छोड़ के जाती हूँ। तो मैं तो बहुत रोने लगी। मैंने बोला कि मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूंगी? तो इस रीति से दादी बहुत हमारे टेस्ट लिए। तो मेरे को, भले मैं दादी के साथ जाती थी, लेकिन अंदर से थोड़ा डर रहता मेरे यहाँ छोड़ ना देवे। क्योंकि कभी अ, कोई ट्रांसलेटर को लेके जाती थी, जैसे मंदा बहन है, जस्सू बहन है, तो उनको छोड़ के आती थी। तो ये मैं देखती थी तो मेरे को अंदर से डर लगता था कि मेरे को यहाँ छोड़ देंगी। तो लेकिन दादी ने ऐसा किया नहीं। तो उस रीति से फिर हम ट्रैवलिंग करते थे। तो एक स्थान पर हम गए, जैसे साउथ अफ्रीका गए। अभी तो हम पहुंचे ही है वहां पर। और साउथ अफ्रीका लंदन से कितना दूर, 7-8 आवर्स जर्नी करके हम गए हैं, वहां पहुंचे हैं। और दादी को मैसेज आया कि बड़ी दादी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप आओ। तो आप दादी को देखो, इतने दादी एकदम शांत हो गई। और वहां नेशनल रिट्रीट होने वाली थी, 250 लोग आने वाले थे, कहीं आ भी गए थे। तो देखो किस रीति से दादी ने वहां भी संतुष्ट किया, और यहाँ भी दादी ने उनकी फर्ज निभाई। कि जैसे पहुंचे, इंफॉर्मेशन आया कि दादी को रिटर्न करना है भारत में, तो दादी भंडारे में गई, सारा जो बना था, जो बना रहे थे, सारा एक एक को प्यार कर कर के सारा देख के अप्रिशिएट किया। बड़े हॉल में गए, सारा देखा, वहां निमित टीचर्स बहनों को इतना प्यार किया। तो ऐसे महसूस नहीं करने दिया कि दादी जा रही है तो फिर क्या होगा। दादी इतना उन्होंने 2-3 घंटे में भरा
कि वो लोग इतना अंदर से संतुष्ट हो गए कि हाँ भले दादी जाए। तो दूसरी फ्लाइट में दादी आके भारत पहुंची और दादी के पास आई। तो ऐसे अनेक इंसिडेंट्स दादी के हमने देखा कि एकदम स्थिर माइंड, स्टेबल माइंड, कोई हलचल नहीं कि अभी अभी तो मैं पहुंची हूँ, अभी अभी कैसे हो सकता है। दादी की उम्र, हम तो यही देखते थे, दादी की उम्र और दादी की तबीयत। लेकिन दादी कोई सोच नहीं चला रही है, तो हम भी अंदर से प्रैक्टिस कर रहे थे दादी के साथ कि हम भी अपना कोई ऐसा व्यर्थ चिंतन नहीं चलाएंगे तो विघ्न पड़े उनकी सेवा में। ये हम ध्यान रखते थे कि उनके सेवा में मैं विघ्न नहीं पड़ूं, ख्यालों से भी। तो उस रीति से हमारा और दादी का बहुत जैसे फाइन ट्यूनिंग हो गए। जैसे रेडियो चालू करते तो कभी कभी आवाज आता है, तो वो आवाज नहीं आना चाहिए। एक फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो फिर एक दूसरों से हम सुन सकेंगे, क्लियर हम सुनाई पड़ेगा, क्लियरली चल सकेंगे। तो इस रीति से दादी से हम रहने से बहुत सीखा। फिर अ, कई ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर मैं भारत की बात सुनाती हूँ कि कैसे 2007 में दादी ने हमको भारत में लेके आए। वैसे तो हम हमेशा 91 से दादी को जब मधुबन आती थी तो मैं लेके आती थी और छोड़ के वापस चले जाती थी। तो उस रीति से चलता रहता था मेरा लेके आने का और वापस लेके जाने का। तो इस रीति तो मैं करती थी, और जब मैं आती थी तो आ, उस दादी देखती थी कि ये लेके आती थी तो बड़ी दादी के साथ, सब दादियों के साथ काफी नजदीक दादी हमको लेके आई। तो 2007 में दादी का मधुबन में रहना परमानेंट हुआ। तो उस समय से हम परमानेंट दादी के साथ मधुबन रहने लगी। और उस समय भी हमने देखा कि दादी की कितनी नम्रता है दादी में, कि कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं कोई चीफ हूँ, मैं कोई हेड हूँ, या मैं इस चीज को परिवर्तन करूंगी या वो चीज को परिवर्तन करूंगी। नहीं, बड़ी दादी में इतना प्यार और रिस्पेक्ट, और जैसा यज्ञ चलता आ रहा है उसी रीति से ही चलेगा। क्योंकि कई हमको कहते हैं देखना, यज्ञ में परिवर्तन 12 दिन के बाद परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। तो हम तो शांत रहते थे, तो वो समझते थे दादी इतनी स्ट्रिक्ट है तो कुछ तो परिवर्तन लाएंगी, लेकिन दादी ने कुछ भी नहीं। और दादी ने हमको भी सिखाया कि झुक झुक सिख सिख मर मर, इसी रीति से चलना है। तो दादी इसी रीति से ही बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट देना वो हमको सिखाया। थी इतनी बड़ी दादी होते हुए भी दादी जैसे निर्भय भाई के पास जाना, मुन्नी बहन के पास जाना, उनको मिलना, उनकी जो सेवा चल रही है उनको अप्रिशिएट करना। तो इस रीति से तो तब तो दादियाँ बहुत थी, मनोहर दादी भी थी, तो शांतामणि दादी भी थी, तो पर दादी भी थी, सब दादियाँ थी वो। तो उस रीति से एक एक दादियों के पास जाना, और गुरुवार के दिन होता था तो सबको जल वहां जाके पिलाती थी। इतना प्यार देती थी दादी, सबको अप्रिशिएट करती थी, और बोलती भी थी कि जो आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती है, मेरा काम है प्यार देना, पालना देना। और सचमुच दादी की सारी, जब से दादी भारत में यहाँ मधुबन में रहने लगी, एंड तक दादी को सबको स्नेह दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट से चलाया सभी को।
एक एक को अप्रिशिएट किया। सब डिपार्टमेंट्स में मैं फिर तो शुरुआत में तो काफी कठिनाई आई, अनेक पेपर्स भी हमको भी फेस करना पड़ा, क्योंकि जिस रीति के से हम दादी को रखना चाहते थे, जिस रीति से दादी हम समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे, उस रीति से हम कोई कारण से, पेपर्स के कारण से नहीं चल पा रही थी। तो हमको भी अंदर से दुख होता था कि ए, कोई दादी की भावना तो समझे, दादी की भावना ये है, और उनका विचार कुछ और होता था। तो दादी शांत हो जाती थी, दादी हाथ जोड़ती थी। तो दादी का आवाज भी पसंद नहीं था, क्योंकि आवाज से बोलना, अपनापन, अपना नशा दिखाना, दादी ये चीजें पसंद नहीं करती थी। दादी कहाँ भी जाती थी तो अपने साथ अ, गाड़ी में बिठाती थी। वो मेक श्योर करती थी कि मैं बाजू में बैठूं। और गाड़ी में भी बैठती थी तो मैं उनको कारोबार, क्योंकि दादी को कभी कोई फ्री टाइम दिखा ही नहीं। दादी को ईमेल्स पढ़ाती थी। उन दिनों में तो ब्लैकबेरीज होता था, तो मैं सारे ईमेल्स पढ़ाती थी और फिर जयंती बहन को जवाब देना, ये सब बातें होती थी। तो उस समय भी दादी को आवाज पसंद नहीं है, तो वो बहुत था। और फिर दादी को खाने खाने पर भी, खिलाने पर, अगर दादी को ठीक रीति से नहीं खिलाते थे, मेरे को अंदर से बहुत दुख हो रहा था। तो जिस रीति से मैं चाहती थी उस रीति से नहीं होता था कि मैं इस रीति से मैं दादी को संभालूं। तो बहुत टेस्ट पेपर मेरे सामने आए, और फिर तो ड्रामा कहो, बाबा कहो, दादी का संकल्प कहो, वो सब धीरे धीरे मेरा रास्ता क्लियर होता गया। और फिर 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट हो गई, तब मैं दादी का जिस रीति से हम सेवा करवाने चाहते थे उस रीति से हम सेवा करवाई। एक एक डिपार्टमेंट में लेके जाना, क्योंकि कितने हजारे लोग यहाँ आते हैं। एक एक डिपार्टमेंट कितनी मेहनत करता है, दिन रात सभी को संभालना, खिलाना, पिलाना, अकोमोडेशन देना, साउंड और लाइटिंग वाले। तो हमको भी ये देखते थे, तो हम जब जब लेके जाते थे तो दादी बहुत खुश होती थी, क्योंकि दादी तो काफी बुजुर्ग हो रही थी। तो दादी भी कहती थी, अभी तो शरीर कोई काम का नहीं रहा, बहुत काम का है, मैं सेवा कराऊंगी। तो डिपार्टमेंट में लेके जाती थी तो दादी और खुश होती थी, तो और अच्छा उसके खून बढ़ जाता था नया। तो इस रीति से क्लास में भी ले जाना। तो दादी कभी ढीली भी होती थी तो हम बोलते थे, दादी ठीक हो जाएंगे, अब चलो। तो जैसे ही सभा को देखती थी, क्या अंदर से दादी का ओम शांति निकलता था। तो कोई नहीं कह सकता था कि 5 मिनट दादी कैसी थी और अभी कैसी है। अंदर से इतना, अंदर से आवाज जोर से निकलता, ओम शांति। ताकि वो ओम शांति सिर्फ शब्द नहीं थे, वो ओम शांति दूसरी आत्मा के अंदर ये मेरा भाव पहुंचे, कि वो भी फील करे कि मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो हम लोग सिर्फ ओम शांति फॉर नेम सेक बोल देते थे, लेकिन दादी में ऐसा नहीं था, उनको फील कराती थी। जो भी दादी कहती थी उस लोग फील करते थे। तो ऐसे भी दादी हमेशा बाबा को ही कंबाइंड रूप में रखती थी। तो कई लोग हमारे पास आते, बहन जी 1 मिनट दृष्टि दे, लेने दो ना, 1 मिनट दृष्टि दे। तो हम भी सोचते थे कि नहीं, देखो 1 मिनट की दृष्टि के लिए कितना कदर है। तो इस रीति से दादी के पास आते थे हम।
जैसे लोग मिलना चाहते थे तो हम बोलते थे हाँ आ जाना 1 बजे या 6:30 बजे। हम किसी को भी खड़े नहीं करने देते थे। अब कोई फ़ोन भी करता था, बहन जी हमको मिलना था, तो हम बोलते थे कि हाँ आ जाना, मिलने आ जाना। तो इस रीति से बहुत ईज़ी हो गया, हल्का हो गया। हम भी खुश, दादी भी खुश, सब खुश। तो इस रीति से हमारी लाइफ दादी के साथ रही। अ, कई बातें थी लेकिन अभी सब बातें याद नहीं आ रही है। लेकिन लास्ट में तो मैं कहूँगी कि सचमुच अ, जब दादी 2-3 साल से बीमार होती थी तो दादी हमेशा कहती थी सभी को, हंसा को मेरा अंत का पता है। क्योंकि अ, जब हम अकेले में होते थे तो दादी बहुत प्राइवेटली मेरे को कान में भी कई बातें सुनाती थी। अमृत वेले के बाद या सोने के समय या कभी नींद नहीं आती थी तब भी कई बातें हमको कान में सुनाती थी। सचमुच वाकई और वो मोमेंट्स आज एक भी। हाँ जी। एक बात हाँ मैं जी कहती बोलिए। हूँ कि अमृत वेले के बाद देखो दादी कैसे भी तबीयत होती थी ना तो हम उनसे रिकॉर्डिंग करवा लेते थे। तो आज इतना काम आ रहा है कि हम दादी को बोलते थे सॉरी हम्म, हम दादी को बोलते थे कि दादी अ, आज गुरुवार का दिन है तो आप मैसेज कुछ सारे विश्व में भेजोगे। तो आज रविवार का दिन है तो कोई मैसेज दो तो मैं सारा वर्ल्ड में भेज दूं। मैं ऐसा क्यों समझू कि दादी मेरी है, दादी सारे वर्ल्ड की है। तो सबको आवाज जाएगा दादी को तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो मैं कई साल ये दादी की रिकॉर्डिंग करती आ रही थी। तो आज भी मैं कई जगह पर वो लोगों को भेजती हूँ ताकि दादी की यादें लाइव रहे। तो दादी मेरे को बताती थी कि मेरे को एक फूल भी मेरे ऊपर नहीं चढ़े जब मैं शरीर छोड़ू और कोई भी खर्चा ना होए, इकोनॉमी से चलना है हमको। तो क्योंकि दादी हमेशा कहती थी कि अ, जितना गरीब से गरीब के खर्चा हो उससे भी कम खर्चा मेरा है। और सचमुच दादी का ये मैं शुरू से सारा विदेश में भी देखा कि वही व्हाइट साड़ी दादी कॉटन की, वही मधुबन के चप्पल, कोई भी क्योंकि दादी ने विदेश सेवा अपनाई थी। दादी ने कभी जूते कोट नहीं पहना, ऐसे चप्पल घिस के अपने को चलाया है। अ, कभी भी नहीं कि मैं विदेश में हूँ तो मैं कोट पहनूं या ऐसे वही व्हाइट शॉल क्रीम शॉल वही चप्पल वही दादी का कॉटन ड्रेस। सिर्फ जब दादी का गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन किया तब वो पेट आप लोगों को पता है शुरू से उसका पेट का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था शुरू से। तो वो नाला नहीं बांध सकती थी, उसको बहुत दर्द रहता था। तो गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करने के बाद मधुबन से बड़ी दादी से पूछा कि मैं इस रीति से मैं ड्रेस पहन सकूं। तो बड़ी दादी तो इतना प्यार से बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड से दादी को इतना निश्चिंत किया कि क्यों नहीं। तो तब से दादी ड्रेस पहनना शुरू किया उसी समय से। तो उसी रीति से दादी हमेशा चलती आ रही। लेकिन ड्रेस भी पहना आप देखेंगे इतनी सिंपल, कोई उसमें फ्रिल्स नहीं, कोई उसमें लेस नहीं, एकदम रॉयल रीति से दादी रहती थी कि किसी को लगता भी नहीं था कि साड़ी नहीं पहनी है। तो दादी को इस रीति से हम भी ड्रेस करते थे, स्मार्ट दादी दिखे, इस रीति से हमने दादी को
तैयार करती थी और क्लास में लेके आती थी, लोगों को मिलाती थी। तो शुरू से इस रीति से रहे। तो इकोनॉमी की बात आती है तो दादी ने इस रीति से बोला था कि एक पैनी भी हमारे ऊपर खर्च ना होए। तो ये आप लिख लो, मेरा विल लिख लो। तो उस रीति से हमको, और फिर दादी क्या था कि दादी ने बड़ी दादी का शरीर छोड़े हुए देखा, परदादी का शरीर छोड़े हुआ देखा, किस रीति से परदादी ने कोमा में हॉस्पिटल में कई साल वेंटिलेटरों पर छोड़ा। मनोहर दादी ने किस रीति से शरीर छोड़ा वेंटिलेटरों पर। एक एक दादी ने इस रीति से जो वायर्स लगे हुए, तो मेरे को इतना बैठ के पक्का करवाया था कि कुछ भी हो जाए मेरे को ऐसे ही जाने देना, आप मेरे को हॉस्पिटल में नहीं ले जाना। ये बहुत पक्का किया था, पक्का करवाया था मेरे से। तो वो मेरे को सारा स्मृति में था, बुद्धि में था कि लास्ट में भी अ, मैंने सोचा था कि मैंने डॉक्टर सचिन को भी बुलाया स्टर्लिंग हॉस्पिटल में कि आप आओ ना, आप दादी को देखो ना थोड़ा, क्योंकि 1.5 मास हो गया, कुछ हो नहीं, दादी ठीक नहीं हो रही है। लेकिन ये नहीं सोचा था ऐसे चले जाए, उड़ जाएंगे। तो फिर तो हमने खुद ने डिसीजन लिया कि दादी इस रीति से कहती थी। तो जिस समय मेरे को स्टर्लिंग हॉस्पिटल में अपनी बाहों में लिया, ऐसे दादी ने पकड़ के हमको रखा, उस घड़ी हमने अ, नक्की किया। फिर हम आबू लेके आए, और आपको तो पता है कि आबू में जब रही तब 1-2 दिन में ही सारा वायरस दादी का निकलता गया, और अनेक बातें फैल रही थी कि दादी को वेंटिलेटर पर रखा है, दादी कोमा में चली गई है, दादी को ये हुआ, दादी को वो हुआ। तो ये सारे बातें फैल रही थी। तो इसलिए लास्ट में मैंने फिर 13 दिन के पहले वो सारी बातें सुनाई थी कि दादी किस रीति से गई। तो लास्ट में भी अ, मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं दादी को मुँह में खिला सकी, सब उतर गया था दादी का, पाइप्स वगैरह। और जिस रीति से दादी जाना चाहती थी, जो बोलती थी, इस रीति से ही दादी बहुत पीसफुली, बहुत शांति से गई।